नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। एनडीए की सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल की शपथ हो चुकी है और जहां तक बात है पोर्टफोलियो की वो भी बंटवारा हो चुका है। लेकिन मूल सवाल यहीं खड़ा है कि किसान आंदोलन के दौरान जो फसल बोई और जो फसल पकाई वो किसानों ने, लेकिन इसका जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो विपक्ष वाले उठा रहे हैं। मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं मनदीप पूनिया जी, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। मनदीप भाई, सारा चुनाव आपने ग्राउंड पे रह के गर्मी के अंदर कवर किया। हम तो हरियाणा में ही थे, आप तो यूपी तक भी गए, राजस्थान भी गए और भी कई जगह गए होंगे। मेरी नॉलेज के बगैर, मतलब मेरी नॉलेज में जो नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं, पूरे इश्यू को कैसे देखते हैं आप? देखो, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया मैं उससे बिल्कुल एक हिसाब से सहमत हूँ कि जो ज़मीन उपजाऊ की किसानों ने की, उसके ऊपर फसल भी किसानों ने लगाई और काट कर जो उसको बेच के जो फायदा होता है वो विपक्ष को हो रहा है। और आप अगर हम किसान बेल्ट की बात कर लें, जिसमें हम पंजाब की 13 सीटें ले लें, एक चंडीगढ़ वाली ले 14 सीटें होगी, 10 हरियाणा की ले लें 24 सीटें होगी, अगर हम 12 सीटें राजस्थान की ले लें तो 36 सीटें होगी और 15 सीटें 18 सीटें हम अगर वेस्टर्न यूपी की ले लें तो 52 सीटें होगी। तो इन 52 सीटों के गणित पे आप देखेंगे तो लगभग आज के टाइम पे 40 से ज़्यादा सीटें विपक्ष के पास है और उसका एक रीजन किसान आंदोलन ही है। कब स्थिति ये थी कि इन 52 सीटों में से करीब हम मान के चलें तो बीजेपी के पास थी 40 सीटें, आज विपक्ष के पास ये 40 सीटें हैं। तो और बीजेपी के पास 12 सीटें रह गई हैं इनमें से, जिसमें से 5 हरियाणा की हैं और 7 वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मुझे वो समय बिल्कुल याद है जब मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री थे सेकंड टेन्योर में, और विपक्ष चूं भी नहीं कर पाता था, चूं भी। ऐसे समय में किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, 750 से ज़्यादा किसान जो हैं शहीद हुए और उन्होंने जो 3 कृषि कानून थे उनको रिपील करवाया और मोदी साहब को टीवी पे आके, नेशनल टीवी पे आके माफ़ी मांगनी पड़ी। ये ऐतिहासिक था। उसके बाद ही हिम्मत बनी है कि लड़ाई हो सकती है और झुकाया जा सकता है। जो एक आप साल 2000 से देखिए कि नरेंद्र मोदी की पिछले 24 साल, उस समय किसान आंदोलन था, उस समय 20 साल से ये इमेज थी कि इस आदमी को आज तक झुकाया नहीं गया। उसको न सिर्फ झुकाया गया बल्कि छोटराम के शब्दों में कहूँ तो उसकी कमर भी तोड़ दी गई। और उस कमर टूटने का असर ही है कि हमें ये परिणाम दिखे हैं। आज 52 सीटों में से 40 सीटें विपक्ष के पास है, सिर्फ 12 सीटें बीजेपी, और पंजाब में तो खाता भी नहीं खोल पाई। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान जैसा आपने मेंशन किया, जहां जहां किसान आंदोलन का ज़्यादा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट तो पूरे देश में है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे इम्पैक्ट है। लेकिन अभी तक किसी भी नेता का जो जीत करके आए हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी का, मैंने कोई बयान अभी तक नहीं सुना कि इस बार हम संसद के अंदर एमएसपी पर कानून बनवाएं, क्योंकि ये एक ऐसी कोर डिमांड है जो पुरजोर तरीके से किसान उठा रहे हैं। बल्कि देखो, यहाँ के जो नेता लोग हैं वो तो अब उनके कार्यकर्ता और वो एक साथ नाच कूद रहे हैं। इसमें सेंसिबल कोई है तो ममता बनर्जी है। उन्होंने अपने 5 राज्यसभा मेंबर्स को कल भेजा, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर वो गए और वहाँ पर किसानों का उन्होंने धन्यवाद भी किया और ये भी कहा कि जो हिम्मत मिली है पूरे देश के विपक्ष को आप लोगों से ही मिली। मैं आपको 22 जनवरी का वो दिन याद करवाना चाहता हूँ जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो आपको पता है कि माहौल ये हो गया था कि राम मंदिर पे चुनाव होगा और विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। अब फिर आप याद करिए 13 फरवरी बॉर्डर पर किसान आते हैं, आंसू गैस के गोले और वो सारा माहौल, और उसके जो जितने पुलिस फोर्स थी उसके खिलाफ लड़ने की एक ताकत। 21 फरवरी को नौजवान किसान शुभकरण सिंह की शहादत हुई। तो ये 13 फरवरी और 21 फरवरी 2 ऐसी तारीखें थी जिसने एक हिसाब से पूरे मनोविज्ञान को बदल दिया और साइकोलॉजी से एरिया की खासकर, कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जालिम है, कोई मंदिर का मामला नहीं है, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये एक जो नुक्ता आया किसानों का। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे लखीमपुर की आप देखिए, अजय मिश्रा टैनी को अब की बार हराया गया है, तो ये किसानों की बदौलत ही है। और इवन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि किसान आंदोलन का उनको पैन उत्तर प्रदेश बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वहाँ पर किसानों ने लोकल मुद्दा जो आवारा पशुओं का है वो बना लिया था। और इसी आंदोलन का एक हिसाब से मान के चलें कि वहाँ के उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जंग छेड़ी कि जो छुट्टे जानवर हैं उनका निपटारा हो। इसके अलावा और भी कई जगह पे कई किस्म के मामले थे। तो
ये जो किसान आंदोलन से जो ताकत मिली, खासकर रूरल इंडिया की, आप प्रशांत किशोर की भी आप बातचीत सुनिए। हाँ, प्रशांत किशोर ठीक है। भी बार बार ये बात बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी फुल जीत जाएगी ये है, लेकिन रूरल इंडिया में डिस्ट्रेस की वजह से एक हिसाब से इनको कमी आएगी। वो वही रूरल इंडिया, वही ग्रामीण भारत है जिसने इनकी कमर तोड़ी है। ये ठीक बात है। तो ममता बनर्जी बंगाल से अपने बंदे भेज सकती है, हरियाणा में भी 5 सांसद आए हैं, इनकी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी तक आई है या इनके कोई सांसद वहां गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है? हरियाणा के जो कांग्रेसी है वो कुछ इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश करें कि ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत है, ये तो जो जीत है वो कांग्रेस की जीत है, और जबकि जो फाउंडेशन है, जो किसान है, मुझे लगता है उनका तो कोई नाम ही नहीं है। असली तो रूरल डिस्ट्रेस वाली बात है, जो विपक्ष जो बीजेपी के खिलाफ। सचिन भाई, आप हरियाणा को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, ईमानदारी से बताएं कि हरियाणा में चुनाव कौन लड़ रहे थे? कांग्रेस लड़ रहे थे या किसान लड़ रहे थे? जनता लड़ रही थी, और उसमें जो मुखर तरीके से थे वो किसान लोग थे, या जो दलित सेक्शन था, बहुत बड़ा दलित सेक्शन था, जिनको ये कहते हैं साइलेंट वोटर्स। हाँ, वो दलित वोटर्स था। फिर तो ये तो बात है ही कि कम से कम इनको संविधान बचाने की जो लड़ाई हो तो दलितों ने लड़ी है, उनका धन्यवाद होना चाहिए। और एक हिसाब से जो लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई है, जिसमें एक हिसाब से सभी को गूंगा कर दिया गया था, बोलने जो विरोध की आवाज, जिसको डाइसेंटिंग वॉइसेस कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने में किसानों का धन्यवाद होना चाहिए। मैंने आपका इंटरव्यू किया था चुनाव से जस्ट एक दिन पहले, और उसमें आपने एक जो स्टेटमेंट दी थी कि अंबाला से वरुण चौधरी जीतेगा, जबकि मैं जितने भी मैंने इंटरव्यू किए और सुने, अंबाला से बंतो कटारिया को जीतता बता रहे थे। आपने मुझे कारण भी बताए थे। आज आप क्या विश्लेषण करते हैं? आपने जो भविष्यवाणी की थी या जो आपका एनालिसिस था वो बिल्कुल सही था। अब आप बताइए हिंड साइट में देख करके वो कैसे ठीक? देखिए, उस दिन भी मैंने कहा था कि जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो बीजेपी कैंडिडेट के मुकाबले कमजोर है, क्योंकि क्लासिक कांग्रेसमैन बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें एक हिसाब से हाथ न रखने देने और इस किस्म की चीजें हैं। फिर भी वो इसलिए जीत रहा था क्योंकि वहां पर जो माइनॉरिटीज हुए थे, मुसलमान गुज्जर यमुनानगर के इलाके में, और जो एक पूरी बेल्ट है वहाँ पे अम्बेडकराइट मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें लोअर शिवालिक फुटहिल्स की, चंडीगढ़ से आप स्टार्ट करेंगे और आप नेपाल बॉर्डर तक चले जाएंगे, पूरा ये यमुनानगर का इलाका, सहारनपुर का इलाका, नगीना का इलाका, अगर कोई दलितिस्तान कोई बनेगा तो ये एक पतली कत्तर ऐसे बनेगी, लोअर शिवालिक फुटहिल। और इसमें सबसे ज्यादा अम्बेडकराइट मूवमेंट है। तो यमुनानगर के दलितों और अंबाला के दलितों की लड़ाई, और उसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज की लड़ाई, सिख किसान आंदोलन की वजह से, जाट किसान आंदोलन की वजह से, तो ये 4 ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन थे जिसको पार पाना बीजेपी की बंतो कटारिया के उस बस में नहीं था। हालांकि बंतो कटारिया की इमेज बहुत अच्छी थी, इनसे पहले जो इनके हस्बैंड थे लाल कटारिया जी, उनकी इमेज भी बहुत अच्छी थी, और खराब इमेज होने के बावजूद वरुण चौधरी जीत रहे थे। और उस दिन यही मेरा विश्लेषण है कि वहाँ पर अम्बेडकराइट फोर्सेस की लड़ाई, पेजेंट मूवमेंट की लड़ाई, किसान आंदोलन की लड़ाई, और अगर हम बात करें इसके अलावा तो जो वहाँ पर एक संविधान बचाने का नुक्ता जो पूरा बना, दोनों समुदाय, तीनों समुदाय में, माइनॉरिटीज में, किसानों में और दलितों में, वो एक कारण है। चंद्रशेखर आजाद की जो जीत उसको आप कैसे देखते हैं? नगीना से देखिए, उसने मैं चंद्रशेखर का इंटरव्यू करके आया, नगीना गया था मैं, मेरे दोस्त हैं, वैसे पॉलिटिशियन तो हैं ही मेरे दोस्त हैं। जब उनको जेल में बंद किया गया था तब से हम एक दूसरे से जानू हैं। मैं उस समय एक कमेटी होती थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करवाने की, उसमें काम करता था, तो उस समय तिहाड़ में भी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनका एक संघर्ष है। और अगर हम बात करें कि आफ्टर मायावती एक गैप था, देखो कांसीराम और मायावती एक कंटिन्यूटी थी जिसमें सत्ता लगातार रही, लेकिन मायावती का बात करें तो 2014 के बाद कहीं ना कहीं उनका एक टूट गया था, कह लीजिए कि ग्राउंड से कनेक्ट टूट गया था। इलेक्शन के वक्त ही सक्रिय होती थी, वैसे पूरे 5 साल सक्रिय नहीं रहती थी। तो चंद्रशेखर ने उस जगह को फिल किया है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर आने वाला दलित चेहरा होगा, और मायावती जितना बड़ा ही चेहरा बनेगा, सारा बीएसपी का काडर वो तोड़ ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं एक बात और कहता हूँ कि चंद्रशेखर ऐसा दलित चेहरा होगा जो किसान जातियों को भी अपने साथ लेकर चलेगा। मैं ये कहने वाला था कि उस बंदे में दम है। मैंने उनको महिला पहलवानों के समर्थन के लिए एक बार वो जींद आए थे, उनको मैं सुना था, और उसमें अटेंडेंस जो थी आप तो उसमें थे ही, उसमें 95% जाट समुदाय से, एग्रीकल्चर कम्युनिटी से थे। और जो उन्होंने स्पीच दी करीब 40 मिनट की, मैं ये कह रहा हूँ कि सभी के रोंगटे खड़े थे, इतनी जबरदस्त करंट है। तो बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आने वाले समय में ना सिर्फ दलितों का बल्कि किसान कमेरे का भी वो एक चेहरा बनेगा।
उसकी अपील होगी, उस बंदे में वो करंट है, ये बात है। अच्छा, हम दोबारा से हरियाणा पे आते हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हरियाणा से संबंध रखते हैं। जहाँ तक हरियाणा कांग्रेस की बात है, तो इन लीडर्स की एक समस्या है कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ते रहते हैं, इश्यूज पे कम लड़ते हैं। और आपस में बहुत लड़ाई है। और मेरे को लगता है कि जो भिवानी की सीट है, आपको हमको पता ही है, रावदान सिंह की, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे किरण चौधरी तो हैं और बाकी के और भी कई नेताओं के नाम आ रहे हैं जिन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में गड़बड़ की है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो किसान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को सीधा कर सकते हैं, क्या वो कांग्रेस को भी सीधा करेंगे? ये देखो, जब अंदर की भीतरी घात हो ना, तो आप देखिए जो गांव के चौधरी होते हैं वो बड़े जो झगड़े होते हैं उनको 1 मिनट में सुलझा देते हैं, लेकिन अंदर की घर की लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, उसमें ऐसे कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, भाई ये आपस में सर फुड़वाओगे, मारे क्यों लगते पड़ो, हमारी क्यों पगड़ी उछलवाओ इनके बीच में, वो वाला मामला है। बहुत बार बात होती है, मैं मतलब किसान आंदोलन में भी सुनता हूँ बहुत बार, और नाम भी इतने क्लासिक पड़ गए हैं, भूपी गुट, SRK गुट, और तो ये नाम इतने क्लासिक हैं, तो अगर ये सब नहीं छोड़ते हैं तो विधानसभा में इनको दिक्कतें तो आएंगी। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग इनका चुनाव लड़ेंगे। ठीक है कि ये लोगों पे शासन तो ये करने बैठ जाएंगे और ये अपनी एकड़ियां भी जमाएंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन लोग इनका चुनाव लड़ेंगे। ये आप याद रखें, ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ चेहरा बदलेगा लेकिन एटीट्यूड और तेवर वही रहेंगे जो अभी जो शासन कर रहे हैं उनके। देखिए, सत्ता रूलिंग क्लास का जो चरित्र है सचिन जी, वो वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। आप देखिए कि अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे पार्टियों के नेता कैसे कपड़े पहनते हैं, सफेद। क्या उनकी गाड़ियां उनके पास कौन सी होती हैं? वही लैंड क्रूजर्स और फॉर्चुनर्स, उनके वही वैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वैसा ही प्रोटोकॉल होता है। अलग क्या होता है? कोई पार्टी आपने देखी है जिसमें नेता ऐसे बोले कि वो खाट सम्मेलन कर रहा है, खाटों पे सारे बैठ जाएं और उसमें दलित हो, किसान हो, सब खाटों पे बैठे और बात करें? ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। अभी तो ऐसे ही हो रहा ना कि एक मंच सजेगा, मंच पे सोफे जमेंगे, सोफों पे 10 लोग बैठेंगे, कार्यकर्ता उस मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, नीचे जनता गर्मी में बैठी होगी, उनके भाषण सुन रही होगी। तो ये परिपाटी है तो यही है। तो वो ना बीजेपी में, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ आपको कि ये इस पे सरोज गिरी ने लेख भी लिखा था, प्रोफेसर सरोज गिरी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, एंटी मोदी कैंप कल्ट नाउ डेज मॉडर्न डेज शतरंज के खिलाड़ी। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। कांग्रेस में नई एनर्जी, नई ऊर्जा आई नहीं। नई ऊर्जा आने का मतलब होता है नया काडर आना। सब पुराने परिवार हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ियों के हो गए हैं। और कांग्रेस की पॉलिटिक्स ऐसी है कि अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष के ऊपर इंचार्ज होगा, यानी कि ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल पॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं इसमें नई ऊर्जा की जगह होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस कोशिश की, जिग्नेश मेवाणी को लेके आए, कन्हैया कुमार को लेके आए, पर उन लोगों को इतना स्पेस नहीं मिल पाया जितने की ज़रूरत है। जबकि जो लोकल धन्नाड़ होते हैं या फिर लोकल 3-3, 4-4 पीढ़ियों से जो बैठे हैं वही लोग काबिज हैं। कन्हैया कुमार भी हार गए, बड़े उनका एक बार तो लग रहा था कि तिवारी को चिपका देंगे। हाँ, दिल्ली ने सबसे ज़्यादा निराश किया है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे हारी, कांग्रेस 3 सीटों पे हारी। और दिल्ली के जाट ने भी एक हिसाब से बीजेपी को वोट किया है। और दिल्ली में मतलब किसान आइडेंटिटी, जैसे गुज्जर हैं, जाट हैं, अहीर हैं, वो नहीं उन्होंने वोट किया विपक्ष को, बीजेपी को ही वोट किया। ये प्रवेश वर्मा कहाँ गायब हो गए? हाँ, किसान चेहरा बड़ा, उनके फादर साहब साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे जी। और एक हिसाब से था कि उनको जिस हिसाब से अमित शाह पहले नज़दीक रखते थे और अब वो कोई मंच पे ही नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरे को जो सुनने में आया कि आप याद करिए साल 2022 का यूपी का चुनाव था, उसने प्रवेश सिंह वर्मा के घर पे मीटिंग होती है, 200 चौधरियों को उत्तर प्रदेश से उठा के लाया जाता है। कमिटमेंट वहाँ पे बड़ी अब कमिटमेंट की गई और वो कमिटमेंट उसके बाद पूरी नहीं हो पाई, फुलफिल नहीं हो पाई। प्रवेश वर्मा ने अमित शाह के सामने ये कमिटमेंट की थी कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश के इन चौधरियों को उठा के लाया हूँ, ऐसे ही मैं हरियाणा के, पंजाब के और राजस्थान के चौधरियों को भी उठा के लाऊंगा, और ऐसे ही हम एक पूरा कोकस बनाएंगे और वो कोकस आपके साथ काम करेगा। और उन्होंने तो वो कोकस तो नहीं बना पाए और उसका ये नुकसान, शायद वो टेम्परेचर अच्छी तरह नाप नहीं पाए कि टेम्परेचर कुछ इतना है कि आप। और फिर उनके फादर को मानते थे। हाँ, नहीं, साहिब सिंह वर्मा को मानते थे। इनको कौन मानेगा? अलग मिट्टी के थे। अब ये जिस हिसाब से नारे देते हैं, एंटी
फार्मर ये काम कर रहे थे उस समय पे, तो इनको कौन मानेगा? किसान तो किसान को ऐसे देखता है ना जो किसान की राजनीति करेगा। एक खाली ना देखिए जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। हाँ। तो किसान जमात की जो राजनीति करेगा, किसान जमात की राजनीति तो चंद्रशेखर कर रहा है, तो चंद्रशेखर को बड़ा नेता मान रहे हैं। साहब सिंह वर्मा बेशक से किसान जाति में पैदा हुआ है, लेकिन किसान जमात की राजनीति नहीं कर रहा, तो कौन उसको पूछेगा? उसको बोलेंगे चल भाई तू अपने काम लग। अब पार्टी ने भी तो इसलिए साइड में लगा दिया, तेरे को तेरी जमात के लोग पूछ ही नहीं रहे। किसान कल्याण भी हार गया। संजीव बाल्याण का हारना, मतलब मैं जैसे उनका इंटरव्यू लेके आया था, हरिंदर मलिक का भी लेके आया था, दोनों को मैं अच्छे से जानता हूँ। संजीव बाल्याण ऐसे आदमी हैं जिनकी मतलब लोग हैरान होंगे कि उनको मुसलमान भी वोट करते हैं। हाँ नहीं, वो मधुभाषी भी है। मधु मतलब वो सबसे बहुत इजी अप्रोचेबल है। उनकी हार का कारण कहीं ना कहीं संगीत सोम है। संगीत सोम जो राजपूतों का विरोध करवाया, सरदना सीट पड़ती है और वहां पर ठाकुर चौबीसी, जैसे हरियाणा में बावनी होती है वैसे उधर ठाकुर चौबीसी होती हैं, तो ठाकुर चौबीसी ने उनको वोट नहीं किया और संगीत सोम की नाराजगी उनको भारी पड़ी। संगीत सोम ने अकेले मुजफ्फरनगर में 5 राजपूत पंचायतें करवाई और जिसका नुकसान कहीं ना वो वोट, आपको वोट डिफरेंस पता है, कोई ज्यादा तो है नहीं, वो वोट डिफरेंस वही है जो राजपूत वोट बैंक। वो एक वीडियो विजुअल भी बड़ा वायरल हुआ जिसमें शायद उनकी रिजल्ट आने के बाद उनकी जो वाइफ है वो रोती हुई, थोड़ा भावुक होती हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजीव बाल्याण का हारना बीजेपी में, चलो बेशक वो बीजेपी पार्टी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष के आदमी थे। मेरे को लगता है कि देखो वो कम से कम ये हम कह सकते हैं कि एक कई बहुत बार मिडल मैन बनने की कोशिश करते थे। उनकी चलती इतनी नहीं थी, जैसे पहलवान आंदोलन में मैंने देखा, किसान आंदोलन में देखा, वो एकदम भाग के आते थे कि यार मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ, मैं बातचीत के रास्ते खुलवाता हूँ, लेकिन उनके हाथ में कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी एक दरवाजा तो था ना, दरवाजा था, ये बात वो दरवाजा बंद हो गया है। अभी बताइए कि हम फिर दोबारा से लौट करके हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा में कौन सा ऐसा नेता आपको दिखता है जो किसानों की आवाज उठाने के लिए कॉम्पिटेंट है, उसका दिल भी किसानों के लिए धड़कता है, या फिर आने वाले समय में एक बड़ा चेहरा बन करके उभरेगा? देखो विपक्ष में तो कोई नहीं है। अभय चौटाला कोशिश करते हैं, अभय चौटाला लेकिन सीट हार गए हैं। अभय चौटाला थोड़ा सा फार्मर, प्रो फार्मर, उन्होंने कंगना रनौत वाला इशू हुआ अभी, उसने, मुझे उस व्यक्ति का, बेशक वो अपनी पार्टी के अकेले विधायक है, लेकिन जिस तरीके से वो आवाज उठाते हैं, आप विधानसभा देखिए ना, और उन्होंने देखो वो अकेले ऐसे विधायक थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपने एमएलए। देखो कुछ तो उस बंदे में सब्सटेंस है। उनके साथ अलायंस नहीं होने दिया, ऐसा इल्जाम कांग्रेस के ऊपर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है कि एनएलडी का उन्होंने नहीं होने दिया अलायंस, और सुशील गुप्ता को फिर यहाँ कुरुक्षेत्र सीट से आए। अगर अलायंस के वो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट होते तो वो पक्का जीतते, फिर बड़े आराम से कुरुक्षेत्र की सीट फिर मैं कह सकता हूँ कि इंडिया अलायंस की होती। देखो ये चीजें तो हैं, जैसे वीरेंद्र मराठा के बारे में बात कही जा रही है करनाल से कि उनको भी टिकट नहीं लेने दी गई, और ऐसे ही अब अभय चौटाला का तो है ही। बहुत सारी चीजें हैं इसमें सत्सिंह जी। इवन मैं आपको बताऊं, आपको हंसी आएगी कि दुष्यंत चौटाला वाज ट्राइंग टू मीट प्रियंका गांधी, तो वो मिलना चाह रहे थे प्रियंका गांधी के, तो उधर से जो जवाब आया, उधर से आया कि आप यहाँ लोकल लीडरशिप से बात करिए। लोकल लीडरशिप से उनकी बात बनती नहीं है, तो दुष्यंत चौटाला भी साइडलाइन रहे। कारण क्या है? अगर दुष्यंत चौटाला उभर गया तो आपको ये लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए स्पेस बचेगा? क्योंकि जो उनकी बोलने की शैली है, थोड़ा ठहराव दिखता है, थोड़ा ठहराव दिखता है, पर्सनैलिटी में थोड़ा ठहराव दिखता है। और इवन मैं तो उनकी जो आखिरी स्पीच है, जब वो पहली स्पीच कहेंगे जो छोड़ के आए, जब गठबंधन से निकल के आए, उस दिन जो उन्होंने हिसार में भाषण दिया, उसको आप सुनिए, उससे आपको समझ में आएगा कि वो लंबी पॉलिटिक्स करने की तैयारी में है। नो डाउट 10 साल के लिए डिस्क्रेडिटेड रहेंगे, किसान उनको घुसने नहीं देंगे, वोट परसेंट आपने देख ही लिया कि 1% भी नहीं बनाने दिया गया उनको। और एक हिसाब से हर जगह, कहीं यहाँ पे तो 5,000 वोट, कहीं पे 6,000, किसी सब जगह जमानत जब्त है हरियाणा में। हाँ, तो डिपॉजिट नहीं बचा पाए, तो उसका मेरे को तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं आगे भी उनका 10 साल का करियर तो खत्म है, लेकिन 10 साल के बाद ही विल कम बैक। मेरे को लगता है कि वो इसलिए कम बैक होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं एक हिसाब से उनमें जो रूरल नुक्ता, ग्रामीण नुक्ता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है कि गांव के एक बुजुर्ग जो आया है उससे कैसे बात करनी है, किसान से कैसे बात करनी है, तो वो बातचीत का जो उनका सलीका है। इसके अलावा अगर आप उनके पास कोई काम लेके जाते हैं तो उस काम की उनको समझ मिलती है, ऐसा नहीं है कि वो लप्पे नहीं मारते हैं, जितना मेरी उनसे इंटरेक्शन हुआ है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्या एनालिसिस है आपका? बहुत पॉपुलर हैं, 3,45,000 से जीते हैं, मृदुभाषी हैं, और लोग उनके कुर्ते भी पाड़ लेते हैं, मतलब सॉफ्ट हैं।
इसके अलावा आप लोग क्या एनालिसिस? देखिए, मेरे को लगता है कि एक तो उनके पास भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास समय की कमी रहती है, ये बात भी देखिए। और लोग उनको चाह रहे हैं, अगले 10 साल ब्राइट मुझे लगते हैं, और उसके बाद तो उनके कैलिबर पे होगा। जब तक बड़े हुड्डा साहब हैं और दीपेंद्र हैं, तो दोनों पिताजी और बेटे की जोड़ी अभी तो 10 साल के लिए तो हरियाणा में एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि दे विल परफॉर्म वेल। और अभी तो मेरे को लगता है कि हम दोनों जिस कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे और छोड़ रहे हैं, और जो कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, वो है नायब सिंह सैनी। अगर नायब सिंह सैनी जो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ उतने ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के निकले, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस को दिक्कत होगी। देखिए, नायब सिंह सैनी के साथ 3 चीज़ें हैं। किसान के बेटे हैं जी, ओबीसी से आते हैं, और तीसरा जीटी रोड बेल्ट से आते हैं। तो जीटी रोड बेल्ट जहाँ आज तक एरोगेंस भी नहीं दिखती उनके अंदर, नहीं, मुझे एरोगेंस दिखती ही नहीं उनके अंदर, दिखती नहीं है, तो वो एक उनके लिए पॉजिटिव है। तो जीटी रोड बेल्ट जहाँ कभी सियासत नहीं रही, चौधर नहीं रही, वहाँ चौधर लेके गए हैं। ओबीसी का सपोर्ट है, और फिर किसान के बेटे भी जैसे खट्टर साहब के चेहरे से गुरूर टपकता था, एरोगेंस टपकती थी, लेकिन नायब सिंह सैनी बिल्कुल हाँ बिल्कुल एक देहत्ती भी है, ये भी मैं कहना भूल गया, ग्रामीण है। जैसे जब मेरी बात हो रही थी, जब नायब सिंह सैनी को लगाया गया, तो कहा कि हमने देहातियों के लिए सीएम हाउस खोला है। और उनकी जो स्टेटमेंट है वो पहले वो भी देखिए, उन्होंने यही कहा कि बेशक तो मंजे डाल लो सीएम हाउस में, थारे सारे के मंजे लगवा दूंगा। तो वो सीएम हाउस को देहातियों के लिए खोलने की पहली कवायद थी। और उनका जो नुक्ता है वो बहुत रूरल नुक्ता है, ग्रामीण नुक्ता है, और अपने इलाके की बोली में वो बोल रहे हैं लगातार। उनसे पूछा गया कि सीएम बन के कैसा लग रहा है, जमी फीलिंग आ रही है, फील आ रही है। हाँ, बिल्कुल, वो गाड़ी में बैठे थे। और मैं आपको बताऊं, 2014 में जब पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने, फर्स्ट टाइम एमएलए बन करके इनको बनाया गया, तो जब वो सीएम हाउस में घूमते घूमते पीछे से गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे खाट डली हुई हैं, होक्का रखा हुआ है, और या लोग होक्का पीने आते हैं पीछे वाले दरवाजे से, तो उन्होंने सारा सफाई करवा, इसको हटाओ, यहाँ कोई होक्का नहीं होगा, कोई वो नहीं होगी। और उस बात की फिर नाराजगी भी काफ़ी थी ग्रामीणों में, और बाद में जो उनके डिसीजंस हुए, एंटी फार्मर के रूप में उनको देखा जाने लगा। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी कई कोर्स करेक्शन करने के मूड में है, इसीलिए तो मेरे को यही लग रहा है कि नायब सिंह सैनी के किरदार पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर उनका किरदार अगले 4-5 महीने बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इजी वोट विपक्ष के लिए नहीं होगा। जैसा आप और हम विश्लेषण कर रहे हैं कि 58 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पे एक हिसाब से विपक्ष दिखा, बहुत मजबूत दिखा, और 47 में तो जीती है, और बहुत क्लियर जीत है जी। हाँ, तो मेरे को यही लगता है कि उतना इजी वो विधानसभा में नहीं रहेगा अगर नायब सिंह सैनी का वो किरदार उभर कर आया जो चाह रहे। जैसे कल उन्होंने एक हिसाब से दलितों को 100 गज के प्लाट वाले जो, हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि तो इसमें मैं एक चीज, मेरी वाइफ तो पीएचडी कर रही है इसमें, दलित हाउसिंग लैंड पे। जी, बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूंगा, उसके बाद सब कुछ आप बताएंगे। ये देखिए कि ये जो करीब 7,500 या 10,000 का जो फिगर आ रहा है कि दलितों को घर दिए जाएंगे, इसमें आप देखिए कि यहाँ पे पोजीशन भी देंगे, और ऑलरेडी वो लैंड एनक्रोच्ड है, और एनक्रोच किन के द्वारा है, ये जो डोमिनेंट कास्ट है, और यहाँ भी संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो जो सोशल इंजीनियरिंग बनी थी लोकसभा में वो भी टूटेगी। देखिए, मेरे को यही लगता है कि जो गांव, मतलब मेरी वाइफ पीएचडी कर रही हैं, तो मुझे इस चीज़ का पता है बहुत अच्छे से। मैं बिल्कुल। उनके साथ मैं गांव में भी विजिट किया है। यहाँ पे गलती धर्म चौधरियों की है, ठीक है, डोमिनेंट कास्ट की है, ठीक है। उन धर्म चौधरियों ने जमीनें कब्जा रखी हैं, और उन धर्म चौधरियों की अगर मैं आपको आगे प्रोफाइल शेयर करूंगा तो आपको भी हैरानी होगी। किन्हीं के 12-12, 15-15 स्कूल हैं, कोई कितना ही बड़ा लैंडलॉर्ड है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और कई सारे तो इनेलो के, जेजेपी के, बीजेपी के, कांग्रेस के, मतलब लीडर लेवल के लोग हैं जी। अब गरीब दलित जो 30 गज में 3 भाई रह रहे हैं, और उनको पंचायती शामलाट की जमीन से अगर 100 गज का प्लाट मिल रहा है, तो धर्म चौधरी तो उस पंचायत की जमीन को कब्जाए बैठे हैं। ये धर्म चौधरी शब्द भी आप ध्यान रखिए कि आके बार इस्तेमाल होगा, क्योंकि संघर्ष होंगे जैसे आपने कहा। तो मैं तो इस मामले में दलितों के साथ खड़ा हूँ, और उनको 100 गज के प्लॉट मिलने चाहिए। ये मतलब आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स का सबसे बड़ा रोड़ा कौन होते हैं? यही धर्म चौधरी होते हैं। मनरेगा के पैसे ये खा जाते हैं। आप प्लाट कटे दलितों के, उनके ऊपर ये कब्जे करे बैठे हैं।
ठीक है, कोई गांव में किसी का अगर वो नहीं, आपने एक हरियाणा में एक ताई का वीडियो देखा जिसमें उसने एक ही कि वो फलाना चौधरी हमारी लेटरिंग खा गया तो वो बेसिकली जो शौचालय मिशन के तहत जो शौचालय बनने के लिए आए थे, तो उसके पैसे भी ये धर्म चौधरी खा जाते हैं। तो उस ताई ने बहुत एक ही लाइन में तोड़ कर दिया था इनका। तो ये इनका करेक्टर ही यही है, ठीक है। और इसमें मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को इस बात का पता था, अब वो इसको थोड़ा नेगेटिवली प्ले करने की कोशिश करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह संघर्ष कभी ना कभी होना था, ठीक है कि बीजेपी के राज में हो रहा है तो वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस में भी तो इतनी हिम्मत हो सकती थी कि वो उन गरीब परिवारों के लिए स्टैंड लेते हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, किसान जितने भी संगठन हैं और किसान आंदोलन के जो लोग हैं वो अब की बार इन दलितों के साथ खड़े मिलेंगे, इन धर्म चौधरियों के उलट। आप देखना, ये एक नई चीज आपको दिखेगी जब किसान आंदोलन के लोग या किसान ये लोग ये बोलेंगे कि हाँ हम दलित भाइयों के साथ इन धर्म चौधरियों को उजाड़ो यहाँ से। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि उनको हाशिए पे ला दिया गया दलितों को तो। और अब जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, रिजर्वेशन का बेनिफिट भी उनको मिला है, उनके भी लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पे है, पॉलिटिकली भी अवेयर हुए हैं, थोड़ा बल मिला है। तो अब समय आ गया है, ये जो धर्म चौधरी, आपसे नया शब्द मैं सीख रहा हूँ, तो इनका पत्ता कटना चाहिए। सही बात है। एक और इम्पोर्टेंट इशू हरियाणा के संदर्भ में है कि कोई भी सरकार हो, बीजेपी सरकार ने तो इस पे काफ़ी रोक लगाई है, कोई भी इनेलो की हो, कांग्रेस की हो, अपने बंदों को बैकडोर से नौकरी देने का। और ये जो भीड़ आपने बीच में बात की कि भाई भीड़ बहुत ही, कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिनको नौकरी लगना है, जिनको चाचा ताऊ अपने बच्चों को नौकरी में सेट करवाना है। अगर कांग्रेस इसी कल्चर पे आगे लेके एजेंट कल्चर बोलते हैं, हाँ, एजेंट कल्चर मान लीजिए, तो आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि ये जो डायरेक्ट बीजेपी ने सेट कर दिया है, जो बीजेपी ने सेट कर दिया बिना पर्ची बिना खर्ची, अब आने वाले समय में बड़ा मुश्किल रहेगा। मेरे गांव में इतने भयंकर चुनाव था ये रोहतक लोकसभा का, और इसमें ऐसे लग रहा था कि देहाती बहुत एग्रेसिव वोटिंग कर रहे हैं। मेरे गांव में कई ऐसे देहाती थे जो खुलकर बीजेपी के साथ थे, और वो लोग थे जो बहुत गरीब है और जिनके बच्चे इन सरकारों में, बीजेपी की सरकार में नौकरी पे लगे, बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे जो हैं, डी ग्रुप में लगे। तो हाँ, बेसिकली डी ग्रुप में हैं, कई कांस्टेबल भी लगे हैं जी। तो मेरे को तो ये लगता है कि कांग्रेस को इस चीज से छुटकारा पाना चाहिए। हम देखते हैं कि गांव में जब कांग्रेस के लोग जाते हैं तो 3-4 बड़े कार्यकर्ता होते हैं, वो वही धर्म चौधरी हैं जिनकी हम जिक्र कर रहे थे, अपनी कोड़ी में ले लेते हैं। आम देहाती मिलना चाहता है तो उसको ऐसे कौन ही मारते हैं या पैर काट देते हैं उसका। हाँ, तो वो मैं देखता हूं कि उतनी जलालत अगर देहातियों की बार बार होती रहेगी तो ठीक नहीं चलेगा। कम से कम इस एजेंट कल्चर से छुटकारा का समय आ गया है। और नौकरियां कम से कम, आप देखिए राजस्थान में, देखिए आप पंजाब में देखिए, मेरिट बेसिस पे, हालांकि पेपर वहां पे भी लीक होते हैं, लेकिन फिर भी 95% नौकरियां ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, हरियाणा का जो टैलेंट इस पर्ची खर्ची की वजह से हरियाणा में नौकरी नहीं लग पाता था, उसको राजस्थान में नौकरी मिलती थी। हरियाणा के आप चेक करिए कितने टैलेंटेड लोग राजस्थान में अध्यापक हैं, अलग अलग पदों पे काम कर रहे हैं। तो आखिरी में, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी थी, तो आखिरी में उन बेचारों को नौकरी वहाँ मिलती थी अपने स्टेट। अब होम स्टेट अपने टैलेंट को उजाड़ देता था और फिर वो वहाँ पे नौकरी कर रहे थे। अब मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ। अब ये लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आई, हरियाणा में 5 बीजेपी के सांसद बने, उनमें से 3 को केंद्र में जगह मिली है, एक को बड़ा मंत्री पद मिला है, बाकी 2 को छोटा मिला है, MOS का मिला है, और तीनों नॉन जाट हैं। तो क्या इस स्टेप से आप ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार नहीं, NDA सरकार ने या बीजेपी लीडरशिप ने हरियाणा में आने वाले असेंबली चुनाव को साधने की कोशिश की है और जाट नॉन जाट की राजनीति को और हवा दी है? देखो, इसमें तीनों की अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो खट्टर विधानसभा के मामले में डिस्क्रेडिट फोर्स हैं। मनोहर लाल खट्टर जिस भी विधानसभा में रैली कर जाएंगे वहीं पे ही वोट काटाएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और जो 2 मंत्री आए हैं वो दक्षिणी हरियाणा से आए हैं, साउथ हरियाणा से, और वहां पे 15-16 सीटें अगलों की पहली भी आनी थी, अब उन्होंने और पक्का किए थोड़ी। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि राव इंद्रजीत को खुड्डे लाइन लगाया है, वो नहीं तो मुख्यमंत्री की दौड़ के चेहरे थे, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना के। 3 दिन पहले उन्होंने जब जीत के बाद गुड़गांव असेंबली अपने सेगमेंट में गए तो उन्होंने लोगों से पूछा इस बार चुनाव होंगे, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जानबूझ के छेड़ा। लोगों ने कहा जी आप बनने चाहिए। हाँ,
तो वो तो उनके मन में है। तो मन में है तो वो उनको पहले खुड्डे लाइन लगा दिया है, साइड लाइन लगा दिया। बल्कि ये तो बहुत टैक्टिस है कि साउथ हरियाणा में चौधर ना जाए, उसका इलाज बीजेपी ने पहले ही कर दिया है। वो जीटी रोड बेल्ट पे ही चौधर रखना चाहते हैं, वो नायब सिंह सैनी को ही चौधर रखना चाहते हैं, ये बहुत क्लियर है। और उसका रीजन भी यही है कि जीटी रोड बेल्ट को इसलिए साधना चाहते हैं, तो वो जो पूरी बेल्ट है वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की चपेट में भी आनी है, रिच बेल्ट है, और उसमें दो चीज़ें हैं, व्यापारी भी सकते हैं इनसे और किसानों को भी साधने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये एक बेल्ट बनती है, इसमें ये बात करते हैं कि गुज्जर और यादव और जाट एक बेल्ट है ये महेंद्रगढ़ तक। अगर हम फरीदाबाद, गुड़गांव और सोना, पलवल और फिर हम रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ देख लें, ऐसे ही ये बेल्ट भी आप देखेंगे कि इसमें भी थोड़ी बहुत ही जाट पॉपुलेशन है। उसके बाद तो यहाँ पर राजपूत किसान हैं, रोड किसान है जीटी रोड बेल्ट पे, यमुनानगर में गुज्जर किसान हैं और बीच में सिख किसान हैं, तो ये और कैथल में गुज्जर किसान हैं। तो ये भी वैसी ही बेल्ट है। जैसे अगर हम इसको एक हिसाब से ये माने कि ये अरावली रेंज वाली जो बेल्ट है और ये यमुना बेल्ट या फिर जीटी रोड बेल्ट है, तो दोनों का नेचर ऐसा है। और अब की बार बीजेपी की प्रायोरिटी में ये बेल्ट है और जीटी रोड बेल्ट से ही मुख्यमंत्री रहेगा। यहाँ पे इनको साउथ हरियाणा को इस बार फिर से खुड्डे लाइन लगाया है। और जो एक यहाँ रोहतक ओल्ड और दोनों, एक बात और बता दूं, जो दोनों मंत्रालय मिले, कृष्णपाल गुर्जर को भी और राव इंद्रजीत को भी, वो ऐसे हैं कि बिल्ली के दांत निकाल दे और फिर कहें कि जाओ काट के आओ, तो क्या काटेगी आपको। मतलब अगर किसी आम दक्षिण हरियाणा के आदमी को बोल दो कि सांख्यिकी मंत्रालय क्या होता है, वो क्या बताएगा। वो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे से सांख्यिकी या स्टैटिकल्स नहीं बोला जा रहा, आम आदमी बोल देगा क्या काम है। मतलब अगर मैं पत्रकार हूँ ठीक ठाक, 10-12 साल हो गए, कोई मेरे से समार के पूछ लेने कि इस मंत्रालय का काम क्या है, मैं नहीं बता पाऊंगा ढंग से। जी, ठीक बात है। तो ऐसे मंत्रालय का जिसका काम ही नहीं पता। और जो ये ओल्ड रोहतक की यहाँ हवा दी जा रही है कि वाया दिल्ली चंडीगढ़ आएंगे, लग रहा है इनको मौका मिल सकता है। मेरे को लगता है कि देखो अब की बार नो डाउट भूपेंद्र हुड्डा कद बड़ा हुआ है, लेकिन शैलजा भी कमजोर नहीं है। और वो विधानसभा चुनाव के बाद ही कि टिकट बंटने के बाद आप और हम दोबारा विश्लेषण करेंगे टिकट कौन कितने ज्यादा दिलवा पाया है। और जैसे अब की बार लोकसभा में टिकट भूपेंद्र हुड्डा की ज्यादा चली, भूपेंद्र हुड्डा ज्यादा टिकट दिलवा के लाए, तो आप और हम कह रहे थे कि हुड्डा इसमें विनर बन के निकलेंगे, विन विन सिचुएशन होगी। और आज भी ये उसी स्थिति में है कि 4 कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा के हैं। लेकिन और भाई 20 साल पहले भी यही हुआ था, भजनलाल ने टिकट बांटी थी, भजनलाल के नाम पे सरकार आई थी, फिर हुड्डा को बना दिया। तो इस बार ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ हुड्डा के हिसाब से चले और बाद में शैलजा को थोप। हो सकता है, और क्योंकि ये तो विधायक दल का नेता चुना जाता है, इसमें कोई मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का चुनाव तो इस देश में होता नहीं है। और बहुत पॉसिबल है कि एनडीए की सरकार गिर जाए, क्योंकि जो पोर्टफोलियो जेडीयू और टीडीपी को मिले हैं तो उनसे शायद वो ना खुश हों। और बहुत हद तक यहाँ पे भी पॉसिबल है कि मेजोरिटी आए कांग्रेस की और विधायक दल का नेता शैलजा को चुन लिया जाए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज के गेम है, गैस गेम है, हम आगे इस पे बात करेंगे। जी, यही तो मतलब कहते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को टच करने की कोशिश की है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिन साथियों ने हमारा वीडियो, हमारा चैनल अब तो सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मनदीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करिए, हरियाणा फाइल्स। मैं सच्ची जी के सहयोगी के तौर पर समय समय पर इस चैनल पर आपको दिखूंगा, महीने में ग्राउंड रिपोर्ट भी कोशिश करूंगा और जो ये विचार चर्चाएं ये भी इसमें भाग लेता है। नमस्कार।